हेलो स्टूडेंट्स, जैसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने सुपर टेक जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए डेली वीडियोस दे रहा हूं, आज मैंने दिन में आपके लिए जो यूनिवर्सिटी बिट्स और जिसको प्री शेक्सपियरियन ड्रामास भी कहते हैं हम, उससे कनेक्टेड मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक वीडियो दिया। कल जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का, और मैंने कहा था कि एक बार में पैराडाइज लॉस्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बता पाना मुश्किल है, तो उसी क्रम में आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। वैसे अगर बात करूं पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की, तो कुल मिलाकर 798 लाइन्स हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन्स हैं जिनसे एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, आप अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप पिछले वर्षों के पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, जिसमें अंग्रेजी साहित्य आता है और जिसमें पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने लेकर आया हूं, जो मैंने कल आपको कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स में लाइन समझाई थी, आज फिर मैं 3-4 पॉइंट्स में आपको ये लाइन समझाऊंगा और आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन जो है उन्हीं से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इनको आप फॉलो करिए, इनको समझने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए ये लाइन किस एपिक में आई है, किस पोएम में आई है और किस लाइन का अर्थ कहां पर क्या हो रहा है। ठीक, इसके बाद में मिल्टन साहब से कनेक्टेड आज मेरे कई स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर जो पोएट्स हैं और उनके राइटर्स, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो कल मैं जॉन मिल्टन साहब से कनेक्टेड, जैसे शेक्सपियर साहब ने जितने भी ड्रामास लिखे हैं, जितने भी पोएम्स लिखी हैं, उसका मैंने एक वीडियो अलग अलग कई वीडियो दिए सभी रोमा, एक में ट्रेजेडीज दी हैं, एक में कॉमेडीज दी हैं, एक में हिस्टोरिकल प्लेस दिए हैं और एक में शेक्सपियर साहब की जो पोएम्स हैं उनके बारे में वीडियो दिया। इसी प्रकार से मिल्टन साहब से कनेक्टेड इनके जो वर्क हैं उनका भी मैं वीडियो आपको दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं और आपको ये पता नहीं है कि मैं क्या क्या वीडियो दे चुका हूं, तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियोस देख सकते हैं, बाकायदा पोइट से रिलेटेड जो राइटर्स हैं आपके उनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और मैं लगातार अपनी तरफ से भरकस प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम चीजें तैयार कराऊं। दूसरे एक मेरे साथी हैं जिनका एक कमेंट आया था कि सर लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं, लिटरेरी चीजें हैं, उनका भी एक वीडियो बना दीजिए। भाई मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाएगा और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स पूछा जाएगा। जहां तक हम जूनियर की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो आपके जूनियर के पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि होली के तुरंत बाद मैं एक नया बैच आरंभ कर रहा हूं, जिसमें कि टीजीटी और पीजीटी के लिए वो बैच होगा। और एक तो मैं ऑनलाइन आपको जो वीडियोस देता हूं वो भी दूंगा, और उसके बाद अगर आप लोग मुझसे और पढ़ाई एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप मेरे कांटेक्ट में संपर्क करिए। मैं आपको एक निश्चित टाइमिंग बता दूंगा और उस टाइम पे अपन लोगों की डेली क्लास चला करेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की पहली स्पीच लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली स्पीच है आपकी लेविथन, विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ईश्वर ने उनसे विद्रोह करने वाले जो पतित देवदूत थे उन सबको नरक में फेंक दिया। जब इनको नरक में फेंक दिया तो नरक में ये सब औंधे मुंह पड़े हैं। उसके कई दिनों के बाद, गिरे रहने के बाद, जब सैटन जो इनका लीडर है उसको होश आता है और वो उठता है, तो मिल्टन साहब इन लाइन्स में उसके शरीर की बनावट की बात कर रहे हैं कि आखिरकार उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वह कितना विशालकाय है। तो वो कहते हैं लेविथन, विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क। लेविथन नाम जो है वो एक व्हेल मछली का है, और हम सब जानते हैं कि ईश्वर के द्वारा निर्मित संसार में सबसे बड़ा अगर कोई क्रिएचर है तो वो है व्हेल। तो वो कहते हैं कि उसकी तुलना वो जो है सॉरी वो लेविथन यानी कि व्हेल मछली से करते हैं। और आगे कहते हैं विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स, ईश्वर ने उसको निर्माण में अपनी सभी चीजों का आप कह सकते हैं मिश्रण लगा दिया। क्रिएटेड ह्यूजेस्ट दैट स्विम द ओशन स्ट्रीम। और जब सब कुछ चीजों का निर्माण, जिन चीजों से अलग अलग चीजों का निर्माण हुआ, उन सब चीजों को मिलाकर जब इस लेविथन का निर्माण किया, इस सबसे बड़े जानवर यानी कि व्हेल का निर्माण किया, तो ये व्हेल जो है कहां, महासागरों में क्या करती है, स्वयं करती है। बहुत बड़ी होती है साहब, बहुत बड़ी।
हिम हैप्पीली स्टम्बलिंग ऑन द नॉर्वे फॉर्म। अब पता लगा लेखक एक समुद्र का नाम लेता है नॉर्वे का, तो कहता है कि नॉर्वे का समुद्र जो है उसमें फोम बहुत उठता है, यानी कि फेना, फोम का मतलब फेना, तो फेना बहुत उठता है। और ऐसे समुद्र में जब वो लेविथन मछली जो है, व्हेल मछली जो है, जब तैरती है ऊपरी सतह पर आकर, समुद्र की गहराई में नहीं बल्कि ऊपरी सतह पर आकर तैरती है, द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडेड एस्केप। तो कई बार ऐसा होता था, मिल्टन साहब कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि जो रात के अंधेरे में जो नाविक हुआ करते थे, दूर दूर तक अथाह सागर है, रात का अंधेरा है, समुद्र में पानी भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि फोम बहुत है, और ऐसी स्थिति में क्या होता था, ड्रीमिंग सम आइलैंड ऑफ, मान लीजिए व्हेल मछली दिखाई दे गई, तो गलती से ये लोग क्या समझते थे नाविक, ये व्हेल मछली ना होकर बल्कि कोई टापू है, आइलैंड है। क्या है? कोई टापू है। ऑफ दिस सीमैन टेल, जैसा कि वो कहता है कि नाविक बताया करते हैं, विद फिक्स्ड एंकर इन इट स्केली राइन, और वो क्या करते थे कि अपना एंकर जो होता है, एंकर को हम लोग हिंदी में अगर मैं बात करूं तो एंकर को हिंदी में हम लोग कहेंगे कि जो लंगर कहते हैं, लंगर लगाना, तो वो लंगर क्या करते थे, उसमें फंसाने का कार्य किया करते थे उसकी पूंछ में, ठीक। और व्हेल मछली की पूंछ में वो लंगर डाल दिया करते थे, और व्हेल मछली जो थी वो चूंकि अब भाई मछली है, कोई टापू तो है नहीं जो स्थिर बनी रहे, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाया करता था कि फिक्स्ड एंकर इन स्केली राइन मूर बाय हिज साइड अंडर द ली व्हाइल नाइट इन्वेस्ट द सी एंड बिस्ड मॉन डिलेज। और लंगर डालकर जो नाविक हुआ करते थे, क्योंकि समुद्र तो पूरा अंधकार से ढका हुआ होता था, तो उसमें लंगर डाल देते थे और सुबह होने की प्रतीक्षा करते थे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना नाव चलाई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं और सुबह थोड़ी देर से हो, जिससे कि अधिक समय तक आराम करने को मिल जाए। नाव का तो कोई डर ही नहीं क्योंकि वो तो टापू से जुड़ी हुई है। तो इतना बड़ा शरीर है किसका? सैटर्न का। कंपैरिजन किससे की गई? व्हेल मछली से। उस व्हेल मछली से जिसको कि नाविक रात के अंधेरे में टापू समझकर उसमें लंगर फंसा दिया करते थे। तो इतना विशालकाय दिखाया गया है कौन? सैटर्न। देखिए ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन इसमें बनेंगे। मैं मिल्टन साहब से क्वेश्चन की सीरीज एक दो दिन में अभी आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। मिल्टन साहब जो हैं उनको दो तीन कारणों से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए कि मिल्टन साहब की थीम कैसी रही, तो ग्रांड थीम। मिल्टन साहब की राइटिंग स्टाइल कैसी रही, तो ग्रांड रही। और साहब जब हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पैराडाइज लॉस्ट में यूज हुई है, तो आप निसंदेह बता देना, एपिक सिमिली। कौन सी? एपिक सिमिली का यूज हुआ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और जैसा कि मैंने कहा कि एक लीडर में जो गुण होने चाहिए वो हमें शैतान के कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में क्या कहता है शैतान, सुनिए। कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स। सबसे पहले फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स यानी कि स्वर्ग से विदा लेता है, और स्वर्ग के मैदानों को क्या कहता है? हैप्पी फील्ड। तो कहता है हे स्वर्ग के सुखद मैदानों, हे स्वर्ग के सुखद बगीचों, मैं तुमसे विदा लेता हूं, मैं तुमसे विदा लेता हूं। वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। स्वर्ग क्या था? जहां हमेशा आनंद निवास करता है। स्वर्ग क्या है? जहां हमेशा आनंद निवास करता है। तो कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, फिर से सुन लीजिए, फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, स्वर्ग के सुखद मैदानों में तुमसे विदा लेता हूं। वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, जहां हमेशा प्रसन्नता निवास करती है। हेल हॉरर्स हेल। अब कहां आ गए हैं? नर्क में। नर्क में चारों तरफ क्या है? भय ही भय है, हॉरर ही हॉरर है। इन्फर्नल वर्ल्ड, कैसा ये संसार है? अग्नि से प्रज्वलित संसार है। इसमें सदैव क्या जलती रहती है? अग्नि जलती रहती है। एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल रिसीव दाई
न्यू पोजीशन। लेकिन वो एक बात और कहता है कि हे नर्क, तेरा नया शासक आ गया है। हे नर्क, तेरा नया शासक आ गया है। प्रोफाउंड है, रिसीव दाई न्यू पोजीशन। तू अपने नए शासक का क्या कर, रिसीव कर उसको। शैतान के रूप में कौन आ गया है, नर्क का नया शासक आ गया है। वन हु ब्रिंग्स ए माइंड, और अपने साथ क्या लेकर आया है साहब, एक मस्तिष्क लेकर आया है। क्या लेकर आया है, एक मस्तिष्क लेकर आया है। नॉट टू बी चेंज्ड बाई प्लेस। मस्तिष्क कैसा है, मस्तिष्क ऐसा है जो कि प्लेस और टाइम यानी कि समय, कैसा मस्तिष्क लेकर आया कि प्लेस और टाइम के चेंज होने से उसके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से समझ लीजिए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है कि हे स्वर्ग के सुखद मैदानों, मैं तुमसे विदा लेता हूं। स्वर्ग जहां हमेशा प्रसन्नता निवास करती है, वेयर जॉय फॉरएवर ड्वेल्स। हेल हॉरर्स हेल, नरक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ भय है, कष्ट है। इन्फर्नल वर्ल्ड, कैसा संसार है, अग्नि से प्रज्वलित संसार है। एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल रिसीव दाई न्यू पोजीशन, और हे नर्क, तेरा नया मालिक आ गया है, नया शासक आ गया है, उसको रिसीव कर। वन हु ब्रिंग्स, जो कि अपने साथ एक चीज लेकर आया, ए माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, एक ऐसा मस्तिष्क जो कि स्थान या समय के परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होता है। स्क्रीनशॉट में अभी जो मैं आपको समझा रहा था उसकी जस्ट आगे की लाइन ये है। तो वो कहता है कि हे नर्क, तेरा नया मालिक आ गया है, उसको रिसीव कर, और अपने साथ एक ऐसा मस्तिष्क लाया है जो कि स्थान और समय के परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होता। स्थान यानी कि स्वर्ग से नर्क में आ गया तो भी परिवर्तित नहीं, और समय अच्छा समय स्वर्ग में रहने वाला, और अब नर्क में आ गया तो बुरा समय। तो बोलता है ऐसा मस्तिष्क है मेरे पास जो समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित नहीं होता। और अगली बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहता है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। अरे भाई, रहने का स्थान ही तो परिवर्तित हो गया। स्वर्ग का देवता था, नरक में आ गया, स्थान ही तो परिवर्तित हुआ, पर माइंड इज इट्स ओन प्लेस। मस्तिष्क तो अपने स्थान पर है, मस्तिष्क में तो परिवर्तन नहीं आया ना, मस्तिष्क तो अपने स्थान पर है। एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, और मस्तिष्क में साहब वो शक्ति होती है, कहता है वो कि मस्तिष्क में वो शक्ति होती है, कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, कि स्वर्ग को भी नर्क में परिवर्तित कर देता है, एंड ए हेल ऑफ हेवन, और नर्क को स्वर्ग में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो क्या नहीं है मतलब क्या चीज उसके पास से नहीं गई कि मस्तिष्क की शक्ति। तो वो कहता है कि साहब कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग चला गया जाने दो, लेकिन मेरे पास मस्तिष्क है, मस्तिष्क उसी स्थान पर है। एंड इट इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, और मस्तिष्क में वो शक्ति है कि स्वयं स्वर्ग को नर्क में परिवर्तित कर सकता है, और नर्क को ए हेल ऑफ हेवन, स्वर्ग बना सकता है। ठीक है साहब, तो महत्वपूर्ण लाइन है ये बहुत, आप लोग भी इसको विशेष ध्यान से पढ़ें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, ये दो लाइंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आनंददायक लाइन है। कहता है टू रेन इज बर्थ एम्बिशन। तो कहता है शासन करना तो मेरी हमेशा की महत्वाकांक्षा रही। काहे की? शासन करने की क्या रही? महत्वाकांक्षा रही। टू रेन इज बर्थ एम्बिशन, शासन करना एक योग्य महत्वाकांक्षा है, और हर व्यक्ति के अंदर ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो हो उस क्षेत्र पर शासन करे। ठीक, दो इन हेल, वो कहता है इसी कारण स्वर्ग में मैंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, युद्ध किया, हार गया, कोई बात नहीं, शासन तो मिला, स्वर्ग का नहीं नरक का सही। शासन तो मिला, स्वर्ग का नहीं नरक का सही। दो इन हेल, स्वर्ग का शासन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन नरक का शासन तो मिला। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। और बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि जहां तक मेरा सवाल है, शगन कहता है बेटर टू रेन इन हेल, मेरे लिए नरक में शासन करना ज्यादा अच्छा है, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में नौकरी करने के या स्वर्ग में गुलाम रहने से। ईश्वर का गुलाम नहीं बनना, क्या कहता है वो? ईश्वर का
गुलाम नहीं बनना, बेटर टू रेन इन हेल। इसलिए वो कहता है कि नरक में शासन करना अधिक अच्छा देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में गुलामी करने से, स्वर्ग में गुलामी करने से। अब यहां इस लाइन में अगर आप देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज आई है। आखिरकार ये लाइन लिखने की प्रेरणा मिल्टन साहब को मिली कहां से होगी? तो देखिए, मैंने आपको रेनेसा मूवमेंट पढ़ाया है। रेनेसा मूवमेंट जो है उसने मनुष्यों की सोच परिवर्तित की, और ये सब राइटर जो हैं, चाहे वो क्रिस्टोफर मार्लोव हो, विलियम शेक्सपियर हो, जॉन मिल्टन साहब हो, इन सब पर रेनेसा का बेहद प्रभाव था। और इसी कारण से ये इस अपनी राइटिंग के माध्यम से इवन कैन चैलेंज द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति को भी ये चैलेंज कर सकते थे, और इन्होंने अपनी राइटिंग के माध्यम से वह चैलेंज किया। तो सैटर्न कोई और नहीं बल्कि मिल्टन स्वयं है साहब, ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है उसका। ठीक, बेटर टू रेन इन हेल, वो कहता है पोप की बात मानने से अच्छा है जेल में बने रहना। मिल्टन साहब अपनी लाइफ में जेल में भी रहे हैं। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा। अगली लाइन, यहां जैसा कि अभी मैंने उसके शरीर का वर्णन किया था व्हेल मछली के साथ, तो यहां हिज पोंडेरियस शील्ड, क्या होता है कि सैटर्न जो है वह अपने साथियों को संबोधन करने के लिए उठता है। तो जब संबोधन करने के लिए उठता है तो उसके पीठ पर एक शील्ड लगी हुई है, कवच उसका। तो यहां उसकी शील्ड कितनी बड़ी है उसकी बारे में बता रहा है लेखक। हिज पोंडेरियस शील्ड एथेरियल टेम्पर, उसकी चमकदार भारी भरकम गोलाकार शील्ड जो है वह स्वर्गीय खनिजों से बनी है, स्वर्गीय लोहे की बनी है, लौह तत्वों से बनी है। काय के आगे? स्वर्ग के। नेसी लार्ज एंड राउंड, कैसी है? चमकदार है, गोल है, ठीक है, और बहुत बड़ी है। कहां लटकी है? हंग ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर, लाइक द मून, और कैसे चमक रही है? चंद्रमा की तरह। कैसे चमक रही है साहब? चंद्रमा की तरह चमक रही है। Whose orb through optic glass the Tuscan artist view, और लेखक कहता है कि जब पहली बार चंद्रमा के गोल आकार को देखा गया था, वो भी किसने देखा था पहली बार? गैलीलियो साहब ने। ऑरिब की पहाड़ी पर जाकर, तो ऑरिब की पहाड़ी पर गैलीलियो साहब ने जब अपना टेलीस्कोप पहली बार लगाया था और चंद्रमा को देखा था, तो चंद्रमा जितना चमकदार दिखाई दे रहा था गैलीलियो को, उतनी चमकदार है सैटर्न की शील्ड। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं, कल मैंने आपको दी, कुछ आज दी। अगर जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और लाइंस में से पूछा जाएगा, तो आई प्रॉमिस इन लाइंस में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त कम या ज्यादा से नहीं पूछा जाएगा। और पैराडाइज लॉस से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज में लगातार देता हूं पीडीएफ के माध्यम से, वो मैं बोलकर लगातार आपको देता रहूंगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और सब चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thanks for watching. Good night.